नमस्कार दोस्तों, ईजी एजुकेशन चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। 3 क्लास राजस्थान जीके जोरदार जो सीरीज चल रही है उसकी हमने देख ली थी। चौथी क्लास में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की। आइए शुरू करते हैं क्लास। तो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनको सर्वप्रथम 1968 में प्रोफेसर वीसी मिश्रा है उन्होंने बांटा था। इनकी एक पुस्तक थी राजस्थान का भूगोल, जिसका प्रकाशन 1968 में हुआ था और वो प्रकाशन किया था नेशनल बुक ट्रस्ट। उसके अनुसार इन्होंने वर्गीकरण किया था, तो वो अपन सबसे पहले देख लेते हैं। पश्चिमी शुष्क मैदान, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, दक्षिण पूर्वी बीकानेर, पश्चिमी जोधपुर और दक्षिण पश्चिमी चूरू और नागौर जिले आते हैं। पश्चिमी शुष्क मैदान में बात करते हैं अर्ध शुष्क प्रदेश, जिसमें जालौर, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू और थोड़ा सा दक्षिण पूर्वी जोधपुर आता है अर्ध शुष्क प्रदेश में। बात करते हैं नहरी क्षेत्र, आपको ये नाम याद रखने हैं। शुष्क मैदान, अर्ध शुष्क और नहरी क्षेत्र। नहरी क्षेत्र में श्री गंगानगर और पश्चिमी बीकानेर और उत्तरी जैसलमेर आते हैं। अरावली प्रदेश, उदयपुर और डूंगरपुर और सिरोही आते हैं अरावली प्रदेश में। पूर्व कृषि औद्योगिक प्रदेश, इसमें आते हैं जयपुर, सवाई माधोपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, भरतपुर, अलवर, धौलपुर और कोटा शहर। दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश, एक तो पूर्वी कृषि प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश हो गया, एक हो गया दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश में आते हैं बांसवाड़ा, कोटा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और पूर्वी डूंगरपुर। चंबल बीहड़ प्रदेश, चंबल बीहड़ प्रदेश, चंबल बीहड़ प्रदेश में आते हैं आपके धौलपुर और सवाई माधोपुर। डॉक्टर रामलोचन सिंह, रामलोचन सिंह ने राजस्थान को भौगोलिक दृष्टि से 2 वृहद प्रदेशों में विभाजित किया था। उसके बाद 4 प्रदेशों और 12 लघु प्रदेशों में वर्णन किया है। किसने? रामलोचन सिंह ने। सन 1994 में डॉक्टर हरिमोहन यानी एच.एम. सक्सेना और प्रोफेसर तिवारी और एच.एम. सक्सेना ने राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, इस पुस्तक में उच्चावच और भौगोलिक संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। और वो 4 भौतिक प्रदेश हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, थार का मरुस्थल, एक तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश हो गया जिसे थार का मरुस्थल भी कहते हैं। दूसरा हो गया अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा हो गया पूर्वी मैदानी प्रदेश। चौथा हो गया हाड़ौती का पठार या दक्षिण पूर्वी जो पठारी प्रदेश है वो हो गया। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश यानी थार का मरुस्थल, इसकी जो उत्पत्ति है वो नियोजोइक एरा चतुर्थ युग के प्लेस्टोसीन काल में 33 सागर के अवशेष के रूप में हुई है। थार का मरुस्थल 33 सागर का अवशेष है, जिसके प्रमाण मरुस्थलीय प्रदेश में खारे पानी की जो झीलें हैं, सांबर, डीडवाना, पंचपदरा, वो मानी जाती है। टर्सरी कालीन अवसादी जो चट्टानें हैं, जिनमें जीवाश्म खनिज जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, तो ये भी 33 सागर के अवशेष के रूप में हैं। और एक जैसलमेर का गांव है जो बहुत प्रसिद्ध है, कुलधरा गांव, जहां व्हेल मछली के अवशेष भी मिले हैं। जीवाश्म पार्क भी आपके जैसलमेर में है, आकलवुड फॉसिल पार्क। थार का मरुस्थल सहारा मरुस्थल का भाग नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि थार का जो मरुस्थल है वो सहारा मरुस्थल का भाग नहीं है, क्योंकि अब इसका कारण है थार के मरुस्थल में माइकोसिस्ट चट्टानें मिलती है। थार के मरुस्थल में माइकोसिस्ट चट्टानें मिलती है, जबकि सहारा का जो मरुस्थल है उसमें माइकोसिस्ट चट्टानों का अभाव है। जैसलमेर का आकल गांव है जिसमें राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क वो स्थित है और वहाँ पर जुरेसिक काल के अवशेष मिले हैं, जुरेसिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष मिले हैं, जबकि सहारा के मरुस्थल में ऐसी कोई प्रमाण नहीं है।
तो ये कारण है कि ये सहारा का हिस्सा नहीं है। कुछ लोग मतलब अफ्रीका वाले बोलते हैं कि हमारे सहारा का हिस्सा है थार का मरुस्थल, लेकिन ऐसा नहीं है। थार का मरुस्थल ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग है। ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग है। थार का मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 17वां बड़ा मरुस्थल है। यह 17वां बड़ा मरुस्थल है। जितने भी मरुस्थल है ना विश्व में बड़े बड़े, तो ये 17वें नंबर पर आता है अपना थार का मरुस्थल। ये भारत और पाकिस्तान में स्थित है। पूरा का पूरा अपने राजस्थान में नहीं है, ये पाकिस्तान में भी है। थार का मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिमी जो राज्य हैं जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया और अपना राजस्थान हो गया, सर्वाधिक राजस्थान में ही है। भारत में थार के मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में है और न्यूनतम जो विस्तार है वो आपके हरियाणा राज्य में है। राजस्थान में थार के मरुस्थल का विस्तार राजस्थान की जो कुल क्षेत्रफल है उसका 61.11% है, यानी कि 2,09,042 वर्ग किलोमीटर है। जबकि राजस्थान में जो मुख्य मरुस्थल है वो है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। दोनों ही तथ्य पूछे गए हैं। ये जो 61.11% और 1,75,000 ये मुख्य मरुस्थल है और 2,09,042 ये पूरा मरुस्थल है जो राजस्थान में फैला हुआ है। राजस्थान में थार के मरुस्थल का अक्षांशीय विस्तार 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है। बात करते हैं देशांतरी विस्तार की, 69-30 से 70-45 पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। 25 से 30 उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में है 69-30 से 70-45 थार के मरुस्थल का। थार के मरुस्थल की लंबाई की बात करें तो 440 किलोमीटर है और चौड़ाई है 300 से 360 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। भाई मरुस्थल है तो फिक्स नहीं है, क्योंकि ये बढ़ता रहता है ना, ये बालुका स्तूपों की वजह से, बरखान वगैरह। ये थार के मरुस्थल की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 250 मीटर है, जबकि उत्तर पूर्व की जो औसत ऊंचाई है वो 300 मीटर है तथा दक्षिण की ऊंचाई 150 मीटर है। थार के जो मरुस्थल है उसका जो ढलान है वो है आपका उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसका ढलान है। प्रशासनिक दृष्टि से थार के मरुस्थल में राजस्थान के 12 जिले स्थित हैं। 12 जिले कौन कौन से हैं? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। ये 12 जिले प्रशासनिक दृष्टि से स्थित हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जो मरुस्थलीय जिला है वो है आपका जैसलमेर। जैसलमेर जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मरुस्थलीय जिला है, जबकि सबसे छोटा मरुस्थलीय जिला है झुंझुनू। थार के मरुस्थल की उत्तरी सीमा पंजाब हरियाणा से, दक्षिणी सीमा आपके गुजरात से तथा पूर्वी सीमा अरावली पर्वतीय प्रदेश के समांतर गुजरने वाली 50 सेमी की जो वर्षा रेखा है, समवर्षा रेखा, और पश्चिमी सीमा है रेड क्लिफ रेखा के द्वारा निर्धारित होती है। आगे चलते हैं। थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल की दृष्टि से 17वां अपना जो जितने भी विश्व में मरुस्थल है उनमें 17वें नंबर पर अपना थार का मरुस्थल है। बात करते हैं उपोष्णता की दृष्टि से तो 9वां स्थान है। उपोष्णता की दृष्टि से 9वां स्थान है और वैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से 17वां स्थान है। थार के मरुस्थल का जनसंख्या घनत्व और जैव विविधता की दृष्टि से प्रथम स्थान है। इस कारण इसे सबसे सघन और सबसे धनी मरुस्थल कहा जाता है। थार के मरुस्थल में ग्रीष्म ऋतु में निकलने वाली एक गैस है रेडोन गैस। वो नमी को अवशोषित करके न्यून वायुदाब केंद्र का निर्माण करती है, जो मानसून को आकर्षित करने में सहायक होती है। थार का मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है थार का मरुस्थल, तथा न्यूनतम जनघनत्व वाला
भौतिक प्रदेश है। थार के मरुस्थल में टर्सरी कालीन अवसादी चट्टानों की प्रधानता है, जिसमें जीवाश्म खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये पाए जाते हैं। चूना पत्थर आदि के भंडार पाए जाते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ, बाड़मेर का गुड्डामालानी क्षेत्र पेट्रोलियम पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है। गुड्डामालानी बाड़मेर। प्राकृतिक गैस के लिए है शाहगढ़ जैसलमेर का। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के लिए जो बेसिन प्रसिद्ध है वो है बीकानेर नागौर बेसिन, जहाँ का पूनम क्षेत्र है। पूनम क्षेत्र आपके बीकानेर में है। बाकी मंगला, ऐश्वर्या, राजेश्वरी ये तेल के कुएं बाड़मेर में हैं। एक पूनम जो क्षेत्र है वो आपका बीकानेर नागौर बेसिन में है। चूना पत्थर के लिए जैसलमेर का सोनू क्षेत्र प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। बात करते हैं थार के मरुस्थल में रेतीली बलुई मृदा पाई जाती है, जिसे वैज्ञानिक एंटीसोल या एरिडीसोल मृदा कहते हैं। एंटीसोल और एरिडीसोल दोनों तरह की जो मृदा है वो थार के मरुस्थल में पाई जाती है। थार के मरुस्थल में सिंचाई का जो प्रमुख साधन है वो नहरें हैं। प्रमुख जो नहर है वो है इंदिरा गांधी नहर, जिसे राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है। राजस्थान की मरुगंगा इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है। थार के मरुस्थल की जो वनस्पति है वो थोड़ी कांटों भरी शुष्क है, मरुद्भिद है, जिसको बोलते हैं जीरोफाइट। तो इस तरह की यहाँ वनस्पति पाई जाती है। वर्षा भी कम होती है यहाँ। जैसलमेर का एक कुलधरा गांव है जिसमें कैक्टस गार्डन है, और बीकानेर में मरुस्थलीय जो वनस्पति है उसके लिए मरुद्रा जैविक उद्यान की स्थापना की गई है। मरुद्रा जैविक उद्यान की स्थापना बीकानेर में की गई है, और कैक्टस गार्डन कुलधरा गांव जैसलमेर में है। थार के मरुस्थल में मुख्यतः जो खरीफ की फसल है उसका उत्पादन किया जाता है, जैसे बाजरा, आपके ज्वार, ग्वार, बाजरा इनका उत्पादन किया जाता है। खरीफ की फसल का उत्पादन यहाँ थार के मरुस्थल में होता है। थार के मरुस्थल की जो मुख्य नदी है वो है आपकी लोड़ी नदी। थली किसको बोलते हैं? तो थार के मरुस्थल का जो स्थानीय भाषा में जो नाम है वो है थली। धोरे बोलते हैं रेतीली बलुई मृदा से निर्मित जो लहरदार स्थलाकृति होते हैं या बालू का स्तूप होते हैं वो धोरे कहलाते हैं स्थानीय भाषा में। लू कहते हैं ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म और धूल भरी हवाएं लू कहलाती है। स्थानीय पवन ये कहलाती है तापमान और वायुदाब में विषमता के कारण जो पवनें चलती है वो स्थानीय पवन कहलाती है। बात करते हैं बबूलिया होता है ग्रीष्म काल में चलने वाला जो भंवरदार चक्रवात होता है वो बबूलिया कहलाता है। बात करते हैं मावट या महावट, तो शीत ऋतु में भूमध्य सागर से आने वाले जिन्हें वेस्टर्न डिस्टर्ब बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ जिनको बोलते हैं, वो मावट कहलाते हैं, और ये रबी की फसल के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। गेहूँ, जौ, चना इन फसलों के लिए लाभदायक होते हैं। रबी की फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी होते हैं, और इन्हें हम बोलते हैं गोल्डन ड्रॉप्स, सुनहरी बूंदे। बात करते हैं पुरवैया होती है पूर्व से आने वाली हवाएं, यानी कि बंगाल की खाड़ी, दक्षिण पश्चिमी मानसून से आने वाली हवाएं जो राजस्थान के अधिकांश जिलों में वर्षा करती है। लगभग 90% वर्षा ये करती है। आगे अपन चलते हैं रन, टोट, टल्ली या अभिनति। बालूका स्तूप के मध्य स्थित जो दलदली क्षेत्र होता है उसको जैसलमेर में रन कहते हैं, और रन क्षेत्र की दृष्टि से थार के मरुस्थल का सबसे बड़ा जो रन है वो है आपका थोब। प्लाया जो झीलें होती है वो सूखने से जो एक मैदान का निर्माण करती है उसको कहते हैं बालसन। कौन सी झीलें? प्लाया झीला सूखने के बाद बालसन में बदल जाती है। आगे चलते हैं, राजस्थान में मरुस्थल के प्रकार देख लेते हैं। पथरीला जो मरुस्थल होता है उसको कहते हैं हम्मादा। ये पाया जाता है आपके पोखरण, जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर में। बात करते हैं रेग होता है मिश्रित जो मरुस्थल होता है जो हम्मादा के चारों ओर पाया जाता है, और ये पाया जाता है आपके
जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में। इर्ग, इर्ग कहते हैं संपूर्ण मरुस्थल में महान मरुस्थल, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, इसको इर्ग कहते हैं। लघु मरुस्थल कहते हैं कच्छ रण गुजरात से बीकानेर के मध्य स्थित जो मरुस्थल है उसको लघु मरुस्थल कहते हैं। कच्छ का रण जो गुजरात में है वहाँ से लगाकर बीकानेर के मध्य तक का जो मरुस्थल है उसे लघु मरुस्थल कहते हैं। शुष्क और अर्धशुष्क, इन प्रदेशों को विभाजित करने वाली जो वर्षा रेखा है वो है 25 सेमी समवर्षा रेखा। 25 सेमी को 250 मिमी समवर्षा रेखा भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं। शुष्क मरुस्थल में बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, ये कन्फ्यूजन भी रहता है कि मुक्त प्रदेश कितना है और युक्त प्रदेश कितना है। तो यहाँ अपन जानते हैं कि बालुका स्तूप ज़्यादा है, तो बालुका स्तूप युक्त जो प्रदेश है वो ज़्यादा होगा, तो ये है 58.50%, यानी कि 58.5% है बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, और इससे मुक्त जो प्रदेश है वो है 41.50%। मगरा, मगरा क्षेत्र है बालोतरा बाड़मेर से पोखरण जैसलमेर के मध्य स्थित अवशिष्ट पहाड़ियाँ मगरा कहलाती है। लाठी सीरीज की बात करें तो जैसलमेर का जो स्थान है मोहनगढ़ और पोखरण, वहाँ तक 64 किलोमीटर तक फैला जो एक भूगर्भीय जलपट्टी है, भूगर्भीय जलपट्टी है, उसको बोलते हैं लाठी सीरीज। और ये जो सीरीज है लाठी सीरीज, यहाँ सेवण एक घास पाई जाती है जिसे लिलोन भी बोलते हैं, और इसका वानस्पतिक नाम है लसीयूरुस सिडिकुस। ये पाई जाती है जो प्रोटीन युक्त होती है, और सेवण घास के मैदान में अधात्विक खनिज जो है आपका रॉक फॉस्फेट, जिसे बिरमानिया भी बोलते हैं, ये पाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में पारिस्थितिकी संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है आपकी जैसलमेर की जो लाठी सीरीज है वो। लाठी सीरीज में जैसलमेर में एक चांदन नामक का नलकूप है जिससे आसपास के क्षेत्र में जलापूर्ति करता है, और बहुत पानी है, भूगर्भीय जलपट्टी जिसको बोलते हैं, तो इसको चांदन नलकूप को बोलते हैं थार का घड़ा। जैसलमेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान में आकल गांव में स्थित जीवाश्म पार्क में जुरेसिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष मिले हैं। जुरेसिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो आकल गांव, जैसलमेर का जीवाश्म पार्क। आगे चलते हैं। बालुका मुक्त प्रदेश में स्थित जैसलमेर का कुलदरा गांव वेल मछली और डायनासोर के अवशेष मिले हैं। कुलदरा गांव जैसलमेर में। कुलदरा गांव में राजस्थान का पहला कैक्टस गार्डन भी बना हुआ है। कुलदरा गांव जैसलमेर में राजस्थान का पहला कैक्टस गार्डन भी बना हुआ है। बालुका स्तूपों का वर्गीकरण वैगनोल्ड ने 1933 में किया था, और दो प्रकार के बताए थे, बरखान और सीप। 1941 में 3 प्रकार के बताए, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और पैराबोलिक। वायु की जो समांतर बनते हैं वो अनुदैर्ध्य होते हैं, जो लंबवत 90 डिग्री वाले बनते हैं वो अनुप्रस्थ बनते हैं, और पैराबोलिक भी अनुप्रस्थ ही होते हैं। आगे चलते हैं। मैकी ने 1789 में 8 प्रकार के बालुका स्तूप बताए, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, बरखान, तारा, पैराबोलिक, सब्र काफिस। और ये सब्र जो काफिज होते हैं ये झाड़ी के पास में बनते हैं, नेटवर्क और अवरोधी। अब एक एक देख लेते हैं अपन। अनुदैर्ध्य या पवन अनुवर्ती या रेखीय बालुका स्तूप, पवन की दिशा के समानांतर या उसी की दिशा में जो बनते हैं, उसी के अनुदिश जो बनते हैं वो होते हैं अनुदैर्ध्य या पवनानुवर्ती। जैसलमेर, बीकानेर और सूरतगढ़ में ये बनते हैं। आगे देखते हैं अपन अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप पवन की दिशा के लंबवत यानी कि 90 डिग्री के कोण समकोण पर बनते हैं। ये पाए जाते हैं पोखरण, जैसलमेर, बालोतरा, बाड़मेर, नागौर, बीकानेर और जोधपुर में। आगे चलते हैं। बरखान, बरखान सर्वाधिक गतिशील अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप होते हैं। ये पाए जाते हैं भालेरी चूरू में, ओसियां जोधपुर में और सीकर झुंझुनू में। बात करते हैं तारा बालुका स्तूप। इनकी आकृति
तारे के समान होती है, ये पाए जाते हैं मोहनगढ़, जैसलमेर, सूरतगढ़ और श्रीगंगानगर में। पैराबोलिक, पैराबोलिक या परवलयाकार, परवलयाकार या अर्धचंद्राकार, ये सर्वाधिक बीकानेर जिले में पाए जाते हैं। बीकानेर जिले में सर्वाधिक पैराबोलिक बालुका स्तूप पाए जाते हैं। सबर काफिज, सबर काफिज के बारे में हमने आपको अभी बताया था कि छोटी झाड़ियों के सहारे बनने वाले ये लगभग संपूर्ण राजस्थान में ही पाए जाते हैं और ये छोटे बालुका स्तूप होते हैं, सर्वाधिक बीकानेर में पाए जाते हैं। नेटवर्क बालुका स्तूप हनुमानगढ़ से हरियाणा के मध्य एक श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं, श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं नेटवर्क बालुका स्तूप, हनुमानगढ़ से हरियाणा के बीच में। अवरोधी बालुका स्तूप, किसी अवरोध के कारण इनका निर्माण होता है, इसलिए इन्हें बोलते हैं अवरोधी बालुका स्तूप। प्लाया झील, प्लाया झील बोलते हैं शुष्क प्रदेशों में उच्च भूमि से घिरी निम्न भूमि, ये राजस्थान में सर्वाधिक प्लाया जो झीलें हैं वो पाई जाती है आपके जैसलमेर में। तथा खारे जल की प्लाया झील को सैलिनास भी कहते हैं, खारे जल की जो प्लाया झील होती है उसको बोलते हैं सैलिनास। प्लाया झीलों में वाष्पीकरण के कारण लवणों की मात्रा में वृद्धि वाला जो क्षेत्र होता है वो क्षारीय हो जाता है, ऊसर हो जाता है या कलर हो जाता है और उस भूमि को कलर भूमि बोलते हैं। प्लाया को अरब के रेगिस्तान में ममलाहा बोलते हैं, खबारी बोलते हैं और सहारा मरुस्थल में सट्ट कहा जाता है। प्लाया जो है उसको अरब सागर में ममलाहा, खबारी बोलते हैं और सहारा मरुस्थल में सट्ट कहा जाता है। आगे चलते हैं, अर्ध शुष्क प्रदेश का वर्गीकरण। अर्ध शुष्क प्रदेश, ये शुष्क प्रदेश अपन ने देख लिया, अब बात करते हैं अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश में आते हैं घग्गर प्रदेश जो हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है, शेखावाटी प्रदेश जिसमें सीकर, चूरू, झुंझुनू आते हैं, नागौर उच्च भूमि और गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश हो गया, जालोर बाड़मेर वाला। एक एक को देख लेते हैं। घग्गर प्रदेश, घग्गर प्रदेश में हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में घग्गर नदी के द्वारा जो निर्मित क्षेत्र है वो घग्गर प्रदेश कहलाता है। गंग नहर श्रीगंगानगर, भाखड़ा नहर हनुमानगढ़, गंग नहर श्रीगंगानगर में, भाखड़ा नहर जो है वो हनुमानगढ़ में। सिद्धमुख नहर परियोजना नौहर व भादरा हनुमानगढ़ में, इंदिरा गांधी नहर परियोजना हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर में। घग्गर दोआब प्रदेश जिसमें सतलज व घग्गर नदी के बीच की भूमि है वो घग्गर दोआब प्रदेश है आपका। श्रीगंगानगर में सर्वाधिक मिट्टी है वो रेवेनिना पाई जाती है। वन लाइनर प्रश्न बन जाता है, श्रीगंगानगर में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? रेवेनिना पाई जाती है। और गेहूं के लिए प्रसिद्ध है रेवेनिना मिट्टी और श्रीगंगानगर, गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक श्रीगंगानगर में होता है। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में सेम की समस्या सर्वाधिक है जिसका उपचार नहरी क्षेत्र के आसपास वृक्षारोपण करना है। ये सेम की समस्या का उपचार है। सेम की समस्या के लिए हनुमानगढ़ में इंडो डच योजना नीदरलैंड के सहयोग से चलाई जा रही है। इंडो डच योजना नीदरलैंड के सहयोग से हनुमानगढ़ में चलाई जा रही है। शेखावाटी प्रदेश जिसमें सीकर, चूरू, झुंझुनू ये जिले आते हैं और शेखावाटी प्रदेश की जो मुख्य जो नदी है वो है कांतली नदी और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी आंतरिक जल प्रवाह की नदी है कांतली नदी, जिसका प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह जिन्हें चौहड़ वाले बाबा कहते हैं। इनके द्वारा शेखावाटी प्रदेश में वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जल संरक्षण कार्यक्रम जोहड़ विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। जोहड़ वाले बाबा हैं राजेंद्र सिंह के द्वारा। बात करते हैं कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी, तिरछी पट्टी, हाच बेल्ट। यह है जायल नागौर से अजमेर के मध्य, जायल नागौर से अजमेर के मध्य स्थित फ्लोराइड युक्त एक जल की पट्टी है, उसको बोलते हैं कुबड़ पट्टी। गोडवाड़ प्रदेश बोलते हैं लोणी बेसिन, जिसमें पाली, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर के मध्य स्थित जो क्षेत्र हैं वो आते हैं गोडवाड़ प्रदेश में। बात करते हैं छप्पन की पहाड़ियाँ। छप्पन की पहाड़ियाँ बालोतरा, बाड़मेर के सिवाना, बाड़मेर में स्थित जो 56 गुम्बद आकार की जो पहाड़ियाँ हैं वो छप्पन की पहाड़ियाँ कहलाती है। पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू, पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू बोलते हैं पीपलोद गांव को, पीपलोद गांव को
राजस्थान का लघु माउंट भी बोलते हैं, और पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू कहते हैं पीपलोद गांव को। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ ये जालौर में हैं, और इसी पहाड़ी पर डोरा पर्वत है। डोरा पर्वत की जो ऊंचाई है वो है 869 किलोमीटर। देख लेते हैं जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जो जालौर में हैं। यहाँ एक तो डोरा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 869 मीटर है, एक है इसराना भाकर जिसकी 839 मीटर है, एक है रोजा भाकर जिसकी 730 मीटर है, एक झारोल पर्वत है 588 मीटर, और एक सुंदा पर्वत है जहाँ सुंदा माता का मंदिर भी है 450 मीटर। पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी डोरा पर्वत है। पश्चिमी जो राजस्थान है उसकी ऊंची चोटी डोरा पर्वत है 869 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ ये चीज़ और देख लीजिए, डोरा पर्वत, डोरा के बाद में आता है इसराना भाकर, और फिर आता है रोजा भाकर, और फिर आता है झारोल। डोरा, इसराना, रोजा और झारोल कई बार एक क्रम से पूछ लिए जाते हैं। ग्रेनाइट पर्वत है जालौर में स्थित है। जालौर को ग्रेनाइट सिटी बोलते हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश, बात करते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश की, तो विष्णु पुराण में सुमेर पर्वत का उल्लेख है जिसे मेरू पर्वत भी कहा गया है और परिपत्र पर्वत भी कहा गया है। तो ये उल्लेख है विष्णु पुराण में। अरावली जो पर्वत है उसको सुमेर पर्वत कहा गया है, मेरू पर्वत कहा गया है, परिपत्र पर्वत कहा गया है। इसकी जो उत्पत्ति है वो प्री कैम्ब्रियन काल के गोंडवाना लैंड से मानी जाती है, यानी जो अरावली पर्वतमाला है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अरब सागर को अरावली का गर्भगृह कहा जाता है, यानी कि जो अरब सागर है उसको अरावली का गर्भगृह कहा जाता है, अरावली का पिता कहा जाता है। उच्चावच की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला भारत के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग है। उच्चावच की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला भारत के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग है। अरावली पर्वतमाला में देहली क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, जैसे अलवर समूह, अजबगढ़ समूह जो सिरोही में है, अजबगढ़, रायलो समूह ये बाड़मेर में है। तो ये देहली क्रम की चट्टानें हैं। अरावली पर्वतमाला के उत्तरी भाग का आकार भेड़ की पीठ के जैसा है तथा दक्षिणी भाग का आकार पंखे के जैसा है। तो अरावली का दक्षिणी भाग का आकार पंखे के जैसा है। इसका विस्तार भारत के 3 राज्यों में है, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, तथा केंद्र शासित प्रदेश जहाँ रायसीन पहाड़ी है दिल्ली। भारत में अरावली का जो विस्तार है वो है पालनपुर गुजरात से रायसीन पहाड़ी दिल्ली तक 692 किलोमीटर, जिसमें से राजस्थान में इसका विस्तार है वो है खेड़ ब्रह्मा या ब्रह्मखेड़ा सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक 550 किलोमीटर है। अरावली पर्वतमाला का अक्षांशीय विस्तार अपन देखते हैं तो वो है 23-20 से 28-20 उत्तरी अक्षांश से 72-10 77-03 पूर्वी देशांतर के बीच। अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.3% भाग है। अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान के जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 9.3% भाग है, और इसमें लगभग 10% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान में अरावली का जो विस्तार है वो है आपके दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में इसका विस्तार है। राजस्थान में अरावली की ऊंचाई तथा चौड़ाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है। राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक जो चौड़ाई है वो राजसमंद से बांसवाड़ा के बीच है। अरावली की सर्वाधिक चौड़ाई राजसमंद से बांसवाड़ा के बीच में है। राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई राजसमंद से सिरोही के बीच में है। सर्वाधिक चौड़ाई की बात करें तो राजसमंद से बांसवाड़ा में है, सर्वाधिक ऊंचाई की बात करें तो राजसमंद से
सिरोही के बीच में है। राजस्थान में अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है, जबकि सबसे कम विस्तार अजमेर में है। अजमेर को कहा जाता है अरावली का अरमान। राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में है। गुरु शिखर सिरोही में है 1722 मीटर ऊंचा, और न्यूनतम ऊंचाई जयपुर जिले में है। अरावली की आकृति की तुलना एक वाद्य यंत्र होता है तंदूरा, उससे की जाती है, और कान के फनल से भी इसकी तुलना की जाती है। कान का जो फनल होता है उससे भी अरावली की तुलना की जाती है। अरावली पर्वतमाला उत्पत्ति की दृष्टि से विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, जो उत्तरी अमेरिका की अपलेशियन पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका की अपलेशियन पर्वतमाला के समान है। अरावली पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग है, जिसे महान भारतीय जल विभाजक रेखा की संज्ञा दी गई है। जिसे महान भारतीय जल विभाजक रेखा की संज्ञा दी गई है। आगे देखते हैं। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। अरावली पर्वतमाला हिमालय पर्वतीय प्रदेश तथा पश्चिमी घाट के मध्य स्थित सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। राजस्थान में सर्वाधिक वन संपदा और वन्य जीव अभ्यारण्य जैव विविधता अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाई जाती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में लाल रंग की मिट्टी पाई जाती है, जिसको वैज्ञानिक भाषा में अपन कह सकते हैं इंसेप्टिसोल्स। और ये इंसेप्टिसोल्स मक्का के लिए बहुत उपयोगी होती है। अरावली पर्वतमाला को आदिवासियों की आश्रय स्थली कहा जाता है। आदिवासियों की आश्रय स्थली कहा जाता है अरावली पर्वतमाला को। वालरा वालरा गरासिया जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि है। चिमाता भील जनजाति द्वारा वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि है। वनों को जलाकर करते हैं चिमाता कृषि भील, जबकि वालरा कृषि करते हैं गरासिया जनजाति। दजिया भील और डामोर जनजाति के द्वारा वनों को काटकर की जाने वाली कृषि है। चिमाता तो जलाकर करते हैं, दजिया करते हैं काटकर, भीलों की कृषि है। अरावली पर्वतीय प्रदेश को ऊंचाई के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भाग कौन कौन से हैं? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। बात करते हैं उत्तरी अरावली की। तो उत्तरी अरावली में जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू आते हैं और औसत ऊंचाई है 450 मीटर। उत्तरी अरावली की कुछ प्रमुख चोटियाँ जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। रघुनाथगढ़ सीकर में है 1055 मीटर। खो जयपुर में है 920 मीटर। भैरोच अलवर में है 792 मीटर। बरवाड़ा जयपुर में है 786 मीटर। बबाई झुंझुनू में है 780 मीटर। बिलाली अलवर में है 775 मीटर। आगे चलते हैं। बैराठ जयपुर में है 704 मीटर। सरिस्का अलवर में है 677। भानगढ़ अलवर में है 649। जयगढ़ जयपुर में है 648। नाहरगढ़ जयपुर में है 599। बालागढ़ अलवर में है 597। उत्तरी अरावली में एक भी दर्रा नहीं है। उत्तरी अरावली में एक भी दर्रा नहीं है। बात करते हैं मध्य अरावली की। मध्य अरावली में अजमेर जिला आता है, जहां औसत ऊंचाई की बात करें तो 500 से 700 मीटर यहाँ की औसत ऊंचाई है। मध्य अरावली की कुछ चोटियाँ देख लेते हैं। गोरमजी अजमेर 934, सबसे ऊंची चोटी गोरमजी मानी जाती है। गोरमजी के बाद में मेरियाज या टोडगढ़ मानी जाती है 933। गोरमजी 934, टोडगढ़ या मोरियाजी 933, तारागढ़ 873, नागपहाड़ 795। अब मध्य अरावली के कुछ दर्रे देख लेते हैं।
बरदर्रा, बरदर्रा है आपका पाली में। अजमेर मारवाड़ रेल मार्ग के मध्य स्थित है बरदर्रा पाली। अरनिया, अरनिया है अजमेर में। सुराघाट ये भी अजमेर में है। पीपली अजमेर। परवेरिया अजमेर। शिवपुरी अजमेर। झीलवाड़ा अजमेर। ये सब दर्रे अजमेर में है क्योंकि मध्य अरावली अजमेर में इसका विस्तार है। बात करते हैं दक्षिणी अरावली की। दक्षिणी अरावली का जो विस्तार है वो राजसमंद, सिरोही, उदयपुर में है और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है 900 मीटर, यानी सर्वाधिक इसी की ऊंचाई है। दक्षिणी अरावली की जो प्रमुख चोटियां हैं उनमें सबसे ऊपर आती है गुरु शिखर 1722 मीटर। शेर, शेर है आपकी सिरोही में 1597। देलवाड़ा, देलवाड़ा भी सिरोही में है 1442 मीटर। शुरू की जो 3 चोटियां हैं वो सिरोही में है, गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा। चौथे नंबर पर आती है जरगा, ये उदयपुर में है 1431 मीटर। अचलगढ़, अचलगढ़ सिरोही में है 1380 मीटर। इसके बाद में है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ आपके राजसमंद में है 1224 मीटर। ऋषिकेश सिरोही में है 1017 मीटर। कमलनाथ उदयपुर में है 1008 मीटर। सज्जनगढ़ उदयपुर में है 938 मीटर। सायरा उदयपुर में है 900 मीटर। बात करते हैं लीलागढ़, लीलागढ़ है उदयपुर में 876। नागपानी है उदयपुर में 867। गोगुंदा है उदयपुर में 840 मीटर। राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटियां सिरोही जिले में है, जबकि राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक चोटियां जो है वो उदयपुर जिले में है, सर्वाधिक उदयपुर जिले में है, जबकि सबसे जो ऊंची चोटियां हैं वो सिरोही में है। शुरू की 3 चोटियां ही सिरोही में है। दक्षिणी अरावली में कुछ दर्रे भी पाए जाते हैं, वो दर्रे कौन कौन से हैं? स्वरूप घाट पाली में, देसूरी की पाल पाली में, सोमेश्वर पाली में, कामली घाट राजसमंद में, गोरम घाट राजसमंद में, हाथीगुड़ा राजसमंद में, केवड़ा की नाल उदयपुर में, देबारी उदयपुर में, हाथीदर्रा उदयपुर में, फुलवारी की नाल उदयपुर में, पगलिया या जीलवा की नाल उदयपुर में। तो ये भी कई बार पूछ लिए जाते हैं और महत्वपूर्ण है। बात करते हैं अरावली के प्रमुख पठारों की। अरावली के पठार हैं उड़िया का पठार, सिरोही में है 1360। सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार सिरोही, नक्की झील पर स्थित है। सबसे ऊंची झील कौन सी होगी? नक्की झील, सिरोही। आबू का पठार ये भी सिरोही में है, दूसरा सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई है 1295। बैथोलिक संरचना का उदाहरण है। स्थलाकृति की दृष्टि से इंसेल वर्ग की संज्ञा इसको दी जा सकती है। आबू के पठार सिरोही को 1295 इसकी ऊंचाई है, बैथोलिक संरचना का उदाहरण है और स्थलाकृति की दृष्टि से इंसेल वर्ग की संज्ञा इसको दे सकते हैं। बात करते हैं भोराट का पठार, यह है गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ और राजसमंद के बीच स्थित है। 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है भोराट के पठार की और ये राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के मध्य जल विभाजक का जो कार्य है वो आपके अरावली करती है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के मध्य और अरावली में भी अरावली तो करती है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के मध्य जो जल विभाजक है उसका कार्य अरावली तो करती है, साथ ही साथ जो ये भोराट का पठार है जो गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ के बीच में है वो इसका कार्य करता है। उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी है जरगा, भोराट के पठार पर स्थित है जरगा चोटी जो उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी है। मेसा का पठार, मेसा का पठार है गंभीरी तथा बेड़च नदियों पर। मेसा का पठार जिस पर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बना हुआ है, 600 मीटर या 620 मीटर इसकी ऊंचाई है मेसा के पठार की। मानदेसरा का पठार, मानदेसरा का पठार है आपका चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में है मानदेसरा का पठार। लसाड़िया, लसाड़िया का पठार है जयसमंद जो झील है उदयपुर उसके पास है। सबसे कटापटा पठार है लसाड़िया का पठार। देश हरो पठार ये जरगा और रागा पहाड़ियाँ उदयपुर में है। ऊपरमाल ये बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के बीच स्थित है ऊपरमाल।
बात करते हैं भोमट। भोमट का पठार है उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच। कांकनवाड़ी, कांकनवाड़ी का एक किला भी है जो अलवर अलवर में है। भानगढ़ और कांकनवाड़ी का दुर्ग अलवर में है। भानगढ़ तथा कांकनवाड़ी का दुर्ग अलवर में है। अरावली के प्रमुख पर्वत और पहाड़ियाँ, इनकी बात करते हैं। गिरवा, तस्तरी नुमा अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ हैं जो उदयपुर में है। भाखर, ये तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ हैं जो पूर्वी सिरोही में है। मेवल, मेवल है डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र। मगरा उदयपुर में है। उत्तरी अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं उनकी बात करते हैं तो झुंझुनू की जो पहाड़ियाँ हैं उनमें है पालखेत, लोहागढ़, भोजागढ़। ये लोहागढ़, भोजागढ़ और पालखेत ये झुंझुनू में है। अधवाड़ा, नेहरा, ये भी झुंझुनू में है। सीकर की बात करते हैं तो तोरावाटी, मालखेत, खंडेला, जीणमाता, हर्ष पर्वत, नेछवा, यह है आपके सीकर की पहाड़ियाँ। उत्तरी अरावली की पहाड़ियाँ पर देख रहे हैं। बात करते हैं जयपुर में तो सेवर, बैराठ या विराटनगर, मनोहरपुरा, बीजक की पहाड़ी, चूलगिरी, झालाना पर्वत, कालिक है, यह है जयपुर की। अलवर की बात करते हैं तो नीलकंठ, कालीघाट, उदयनाथ, हर्षनाथ। दौसा की बात करें तो देवगिरी पहाड़ी, दौसा। मध्य अरावली की पहाड़ियों की बात करते हैं तो मेरवाड़ा अजमेर, जेठली अजमेर, और राजस्थान का जिब्राल्टर जिस दुर्ग को कहते हैं वो है तारागढ़। और ये किसने कहा था? विशप महोदय ने राजस्थान का जिब्राल्टर कहा था तारागढ़ को। बात करते हैं दक्षिणी अरावली की पहाड़ियाँ। दक्षिणी अरावली की पहाड़ियाँ भीलवाड़ा की है, बीजासन की पहाड़ी, मांडलगढ़, बिजोलिया, ये भीलवाड़ा में है। सिरोही का है मानगांव, राजसमंद की है कोकरा की पहाड़ी जो मेवाड़ और मेरवाड़ा को अलग करती है, कोकरा की पहाड़ी। उदयपुर, उदयपुर की पहाड़ियाँ हैं मनियाल, धोलिया, धोलिया डूंगरी, मनियाल, जोलिया डूंगरी, धोलिया और जोलिया डूंगरी उदयपुर में है। चित्तौड़गढ़ में है पालखेड़ा पर्वत। दिल्ली की रायसीना पहाड़ी है जिस पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। राष्ट्रपति भवन का निर्माण 1911 में एडविन लुडविन के निर्देशन में हुआ था। डोसी पर्वत, डोसी पर्वत है आपका हरियाणा में। बात करते हैं अरावली के बाद में पूर्वी मैदानी प्रदेश। गंगा यमुना द्वारा लाई गई मृदा द्वारा कुल क्षेत्रफल का 23.3% पर है पूर्वी मैदानी प्रदेश। राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% हिस्सा पूर्वी मैदानी प्रदेश में निवास करता है और राजस्थान के 10 जिले इसमें आते हैं। 10 जिले हैं सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भीलवाड़ा, टोंक, भरतपुर, जयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा है। पूर्वी मैदानी प्रदेश का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। पूर्वी मैदानी प्रदेश भारतीय उच्चावच के उत्तरी विशाल मैदान, मध्य की विशाल मैदान का भाग है, मध्य की विशाल मैदान का भाग है। यहाँ की जो मिट्टी है वो जलोढ़ मृदा है जिसे एल्फी सोल बोलते हैं, जो सर्वाधिक उपजाऊ होती है और सर्वाधिक कृषि की संभावना वाला भौतिक प्रदेश आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश है। खनिज संपदा की दृष्टि से भी पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान का सर्वाधिक निर्धन प्रदेश माना जाता है। सबसे धनवान जो प्रदेश माना जाता है वो आपका अरावली माना जाता है खनिजों की दृष्टि से। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश माना जाता है और सिंचाई का प्रमुख साधन यहाँ कुआं और नलकूप है। आगे चलते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश का वर्गीकरण 3 भागों में अपन कर सकते हैं, चंबल बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन और माही बेसिन। चंबल बेसिन की बात करें तो चंबल नदी के द्वारा जो अवनालिका अपर्दन से निर्मित उत्खात स्थला करती है जिसे बीहड़ कहते हैं। बीहड़ का सर्वाधिक जो विस्तार है वो है आपके सवाई माधोपुर जिले में। बीहड़ का सर्वाधिक घनत्व धौलपुर जिले में है। सर्वाधिक विस्तार सवाई माधोपुर में है और सर्वाधिक घनत्व धौलपुर जिले में है। करौली को बीहड़ की रानी कहा जाता है। कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1989 में केंद्र सरकार द्वारा भरतपुर और कोटा संभाग में चलाया गया था। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 2004 और 2005 में राज्य सरकार द्वारा भरतपुर और कोटा संभाग में चलाया गया था।
बात करते हैं बाणगंगा बनास बेसिन, जिसे 4 भागों में बांट सकते हैं। रोही का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान, खेराड़ प्रदेश जिसमें जाजपुरा भीलवाड़ा से टोंक के मध्य बनास नदी का मैदान आता है, और चौथा आता है आपका पिडमांट का मैदान, जो देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य बनास नदी द्वारा निर्मित अवशिष्ट पहाड़ी युक्त मैदान होता है। बात करते हैं माही बेसिन, जिसे पुष्य प्रदेश भी बोला जाता है, और इसको 3 भागों में वर्गीकरण कर सकते हैं। छप्पन का मैदान है आपका प्रतापगढ़ से लगाकर बांसवाड़ा के मध्य। कांठल कहते हैं प्रतापगढ़ में स्थित माही नदी का तटवर्ती मैदान कांठल कहलाता है। वागड़ प्रदेश है डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य स्थित माही बेसिन को वागड़ कहते हैं। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का पठार गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है, इसे हाड़ौती का पठार कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के मालवा के पठार का उत्तरी भाग है, जिसका विस्तार राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। जिले आते हैं कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, हाड़ौती के जिले आते हैं। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 10.89% है। 10.89% है, यहाँ 49 गलत लिख दिया, वो सॉरी 6.89% यानी लगभग 7%। क्षेत्रफल की दृष्टि से हाड़ौती का पठार राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। कुल जनसंख्या का लगभग 10% यहाँ निवास करती है, और हाड़ौती के पठार की औसत ऊंचाई 500 मीटर है। इसका जो ढलान है वो दक्षिण से उत्तर की ओर इसका ढलान है। बूंदी से सवाई माधोपुर के बीच भ्रंश घाटी ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहलाती है, महान सीमा भ्रंश कहलाती है। तो महान सीमा भ्रंश बूंदी से सवाई माधोपुर के बीच पाई जाती है। हाड़ौती के पठार में काली रेगूर मिट्टी पाई जाती है, जिसमें कपास की खेती होती है, और इसको वनस्पति या वैज्ञानिक मिट्टियों के अंदर बोलते हैं वर्टिसोल। हाड़ौती के पठार की प्रमुख नदी चंबल नदी है, जो दक्षिण से उत्तर दिशा में बहती है, दक्षिण मध्य प्रदेश से प्रवेश करती है और उत्तर दिशा में बहती है। राजस्थान में सर्वाधिक नदियाँ हाड़ौती के पठार में प्रवाहित होती है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाले क्षेत्र है, उसमें सर्वाधिक नदियाँ प्रवाहित होती है। हाड़ौती के पठार में जल द्वारा मृदा अपरदन की समस्या सर्वाधिक है। नदियों की अधिकता के कारण ये मृदा अपरदन भी इसलिए होता है। अंतः अस्पष्ट अधर प्रवाह तंत्र माना जाता है, क्योंकि ये कटा फटा हो जाता है वो नदियों के कटाव के कारण। और राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून यानी कि जो बंगाल की खाड़ी का मानसून है, वो इसी हाड़ौती के पठार से प्रवेश करती है। अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है यहाँ। भाई झालावाड़ जिला सबसे आर्द्र जिला, तो अति आर्द्र जलवायु हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। हाड़ौती के पठार को 2 भागों में अपन बांट सकते हैं, विंध्यन कगार क्षेत्र और दक्कन का पठार। विंध्यन कगार क्षेत्र बनास चंबल नदियों के मध्य दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में स्थित कोटा, बूंदी, बारा, इसे 5 भागों में बांट सकते हैं। 5 भाग कौन कौन से हैं? अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ हैं, बूंदी की पहाड़ियाँ, बूंदी के अंदर पाई जाती है अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ। सर्वोच्च जो चोटी है वो है सतूर। मुकंदरा की पहाड़ियाँ ये कोटा, झालावाड़ में है, और सर्वोच्च चोटी चांदबाड़ी। कुंडला की पहाड़ियाँ ये कोटा के आसपास में कुंडल के आकार की पहाड़ियाँ हैं, इसलिए कुंडला की पहाड़ियाँ कहते हैं कोटा के आसपास। रामगढ़ की पहाड़ियाँ ये बूंदी से बारा के बीच में रामगढ़ की पहाड़ियाँ पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान का पहला जियो हेरिटेज स्थल है आपके रामगढ़ की पहाड़ियाँ। बूंदी जिले में घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियाँ भी पाया जाता है, जिनको अपन कहते हैं हॉर्सशू। बूंदी जिले में पाई जाती है घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियाँ, जिन्हें हॉर्सशू कहते हैं। नदी निर्मित मैदान, कोटा बूंदी का नदी निर्मित मैदान होता है। शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र, ये बारा शाहबाद जो बारा में है, वहाँ उच्च भूमि क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी काबा है, वो आपके बारा जिले में स्थित है। आगे चलते हैं
डग गंगधार के उच्च क्षेत्र, ये झालावाड़ के दक्षिण पश्चिम में स्थित झालावाड़ का पठार मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। बात करते हैं दक्कन का पठार। दक्कन का पठार दक्षिण पूर्वी राजस्थान का चौड़ा व ऊपर उठा पथरीला भूभाग जो झालावाड़ में विस्तृत है, दक्कन का पठार कहलाता है। काली सिंध और पार्वती नदियों ने कोटा में एक त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान बनाया है। कोटा में एक त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान बना दिया है काली सिंध और पार्वतीयों ने। आगे चलते हैं। हाड़ौती के पठार के कुछ दर्रे हैं, जैसे बूंदी जिले में लाखेरी, रामगढ़, खटगढ़, जैतवास और बूंदी। लाखेरी, रामगढ़, खटगढ़, जैतवास और बूंदी दर्रा, ये आपके बूंदी जिले में है। चलिए, आज का ये चैप्टर यही कंप्लीट होता है। कल अपन देखेंगे राजस्थान की जलवायु और मानसून। अगर वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो अपने यार मित्रों के साथ साझा कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।